बजट की आमद है। अब बजट जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है फिस्कल पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। और क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक किस्म का शहतीर होता है जिस पे सारी छत खड़ी होती है, तो बाकी की जो कड़ियाँ हैं वो भी इसके नतीजे में इसी पे खड़ी होती हैं। डिफेंस, आपका डेवलपमेंट, आपकी मॉनेटरी साइड भी, इवन अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को भी कई दफ़ा रिप्लेस कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं आके फोरम्स में, लाइक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उनके चैथम हाउस रूल होते होंगे, बट कुछ ना कुछ जिस हद तक शेयर की जा सकती है। हमने एक दफ़ा फिर आज एक वन ऑफ द मेंबर इज़ विद अस बजट के बारे में पूरी दो चीज़ें। एक तो ज़िम्मेदारी जो कह रहे हैं कि वो तबाह करके चले गए और ये कह रहे हैं कि हमने रेस्क्यू किया या ये परफॉर्म, एक तो ये। दूसरा जो फिगर्स के बारे में थोड़ी सी एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्सी दोबारा आनी शुरू हो गई है और डॉलर थे या उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और बेस्ड ऑन दिस हम तीसरी चीज़ जो बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो है जैसे 5.6 का ट्रिलियन का रेवेन्यू और वो सारी बातें हो रही हैं, तो उसके कॉन्टूर्स क्या हो सकते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलैरी, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा इनिशियली तो आप किससे, हम कंट्रोवर्सी से शुरू करें या आप कुछ कॉन्टूर्स बता, आप थोड़ा सा प्रेमाइस दें हमें बेसिक, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ताहिर, मेरा ख्याल है कि कंट्रोवर्सी में जाने की या कंट्रोवर्सी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी का एक आपको बुनियादी असूल याद रखना चाहिए, और वो ये है कि कोई भी पॉलिसी ना एब्सोल्यूट वो अच्छी होती है, ना वो एब्सोल्यूट बुरी होती है। हर अच्छे से अच्छी पॉलिसी के नतीजे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मफादात को हर्ट होंगे। कोई भी पॉलिसी दुनिया में कहीं भी, हर बुरे से बुरी पॉलिसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत वक्त का जो काम होता है वो ये होता है कि वो जो फ़ायदा उठाने वाले हैं उनकी तादाद को किस तरीके से बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आप किसी भी पब्लिक पॉलिसी को उठा के देखेंगे, जो भी कंट्रोवर्सीज अगर जो कल हुई हमने देखी चल रही हैं, तो जो उसको डिफेंड करना चाहेगा वो आपको कोई 8-10 पॉइंट बता देगा कि जी ये क्यों, ये बहुत ज़रूरी था। जो उसको क्रिटिसाइज करना चाहेगा, चलें ठीक हो गया, वो 8-10 पॉइंट बताएगा कि ये क्यों बुरी। चलें बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में वजन है। थोड़े से कंटूर्स बताएं फिर हमें। देखिए इस वक्त जो करंट कंटूर्स है ना, 2-3 है, वो ये है कि पेंडेमिक के बाद, अब हम पेंडेमिक से पहले आपने देखा कि जो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन थी उसकी तरफ सफ़र शुरू हो गया था। अभी उसके समरात मिलना थे कि पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक ने वो जो पेस और जो सीक्वेंसिंग थी आईएमएफ प्रोग्राम की, उसमें हमें एक लचक दे दी, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। तो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए वी वर एबल कि हम अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको 7% पे मेंटेन कर सकें। हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी कि हम कुछ जो हमारे थे क्वांटिटेटिव बेंचमार्क उनको डिले कर सकें। और इस सारे के नतीजे में जाहिर है कि इकॉनमी जो थी, जब उसको एकदम से आप कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, रीहैश किया, जाहिर है करते हैं, और फिर उसको आप जब एक ब्रीदिंग स्पेस देते हैं तो ब्रीदिंग स्पेस का मौका मिला। तो ये जो नंबर है 3.94, इस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं कि ये नंबर जो है ये वाकई ठीक है। बेशक डायसेक्ट भी कर लें इसको, आप इसको डायसेक्ट करके देख लीजिए ना, क्योंकि पहली दफ़ा 30 तारीख में कि सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा पिछले साल वो नेगेटिव में गया। तो अब अगर वो नेगेटिव में जाता है तो जब वो नेगेटिव से बेंचमार्क से जब तो वो बेस इफेक्ट होगा, बिल्कुल आई एग्री। ठीक। इसी तरीके से आपकी जो तमाम जो बाकी लोगों ने अपने जो स्पेंडिंग डिसीजन थे कोविड के दौरान वो सारे डिले कर दिए थे, और यही वजह है कि अब आपके पास एकदम से सिर्फ बड़ी गाड़ियों की मांग नहीं बढ़ी है, ट्रैक्टर की मांग भी बढ़ी है। उनकी ट्रैक्टर की सेल में 57% इजाफा हुआ है। मोटर बाइक की मांग भी बढ़ी है, 3 व्हीलर की मांग भी बढ़ी है। एग्रीकल्चर जो है उसमें बेहतर परफॉर्म, तो सारी चीज़ों को आप देखें तो ये नंबर जो है ये इट्स ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल इसको ग्रोथ नज़र आती है। अब ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं, बाज़ ग्रोथ होती है जो कि आप सेविंग के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ग्रोथ किसी भी ईरा में आती है वो कंजम्पशन बेस्ड होती है, और कर्जे आ जाते हैं। तो वो शौकत अजीज़ के ज़माने से आप देख लें, तो जब उन्होंने ये हायर परचेज एग्रीमेंट और ये लीज सिस्टम शुरू किया था, लोगों ने एकदम से गाड़ियाँ ली, एसीज लिए, टीवी ली, हर चीज़ बैंक फाइनेंसिंग पे लेना शुरू कर दी। तो ग्रोथ तो होगी आपकी, लेकिन उसके साथ आपका जो इम्पोर्ट बिल था वो भी बढ़ गया, उसके साथ आपका जो डॉलर्स में जो पेमेंट है वो भी ज़्यादा देनी पड़ गई।
तो ये ग्रोथ तो अपनी जगह पे है। अब जो बजट की तरफ वापस आते हो तो बजट में अब जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो डायरेक्शन है वो दो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर इस ग्रोथ को सस्टेनेबल देखना चाह रहे हैं कि ये ग्रोथ जो है ये अगले 2 सालों में आगे जाए, ये इससे कम ना हो। दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको वेरी माइंडफुल के जी ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई स्पेशली बढ़ फूड बिल्कुल। इन्फ्लेशन है, आम आदमी पे जो इसका बोझ है वो नहीं पड़ना चाहिए। और मतलब 30 रुपए की रोटी को आप कैसे कम करेंगे? जी मैं हाँ वो आपको बताता हूँ ना। और तीसरा जो उनका है वो इस वक्त वो सेक्टर्स जो कि निगलेक्टेड सेक्टर्स थे, स्पेशली एग्रीकल्चर, जिसको कि वफाकी हुकूमतों ने किसी एक हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन निगलेक्ट कर दिया था उसको। तो उनका वापस फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे वो आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वायरमेंट पे उनका फोकस जो है वो नज़र आ रहा है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिलना, ये पाकिस्तान की कुछ एक्टिव इनिशिएटिव की वजह से है। वहाँ पे तो आप जाके उन्होंने बुलाया ही नहीं था पहले तो। हाँ तो वहाँ पे तो जाके आप सिफारिश नहीं कर सकते हैं ना। तो वो जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनकी वजह से मिली। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देखें जॉन कैरी को लगाया है जो कि फॉरेन मिनिस्टर था ईरान के साथ, तो ये अपॉइंटमेंट ही बताती है कि इसको ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि एक क्विक क्वेश्चन मैं करता हूँ फिर आगे चलते हैं उसे, कि ये जो कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रियल नहीं है या इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मैं सिर्फ एक सवाल का यू कैन डायसेक्ट इट एंड गिव एन आंसर। 1990 में इंडिया जो है उसकी आबादी हमसे 6 गुना बड़ी थी, इकॉनमी 4 गुना बड़ी थी। आज उनकी आबादी हमसे 6 गुना बड़ी है, इकॉनमी 10 गुना बड़ी है। गुज़िश्ता 30 सालों में हमारी ग्रोथ हुई है 65%, 63%, उनकी हुई है 250% ग्रोथ हुई है। अब मुशर्रफ के दौर को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि डेट रीप्रोफाइल हुआ था जिसका $30 बिलियन का इम्पैक्ट हमें मिला और 6% ग्रोथ होती रही। बाकी 90 में पावर परचेज एग्रीमेंट, IPP सारे पीपल्स पार्टी ने किए, दूसरे नून लीग ने अभी CPIC ने किए। तो जो ये सारी बर्बादी हुई है उसकी ये दो पार्टियां जिम्मेदार हैं कि नहीं है, आप क्या कहते हैं? देखिए इसमें यही दो पार्टियां नहीं की हुकूमत रही। इसमें ये देखना है कि ये फैसले जो किए गए थे, इन फैसलों के पीछे अर्जेंसी क्या थी। प्राइस कॉस्ट आप पे कर रहे होते हैं अर्जेंसी की। यानी बड़ा आसान होगा मेरे लिए कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम कर दूं कि जी सारा कुछ जो तबाह हो रहा है वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्हें तो ब्लेम जो कर रहे हैं, जो 2018 में ये छोड़ के गए, कुछ और चीज़ें भी हैं। अब मतलब इकॉनमी का साइज़ जो कहते हैं श्रिंक कर गया, वो अगर $315 बिलियन था तो वो इस वजह से था कि $22 बिलियन इकॉनमी में पंप करके डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था। तो जब इन्होंने डॉलर को छोड़ा, रुपी डॉलर पैरिटी को, तो डॉलर की प्राइस बढ़ी, तो डॉलर टर्म में इकॉनमी का साइज़ श्रिंक कर गया। इट वाज नॉट इन रियल। तो मैं ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोला जा रहा। व्हाट डू यू थिंक? मुझे बड़ा सख्त लफ्ज़ है। नहीं, मुझे दोबारा से अपनी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे आना पड़ेगा। वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ये हैं कि पाकिस्तान, अगर आप देखिए पिछले 70 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ बूम एंड बस्ट साइकिल देखें, तो जब भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान में सब हरा था, पैसे भी देते रहे वो, ठीक है। खा वो जनरल अयूब का दौर हो जबकि चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती करवाना मकसूद थी, या वो जनरल ज़िया-उल हक का वक्त हो जबकि USSR की लड़ाई चल रही थी, या वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो जबकि ये अफ़गानिस्तान का ये क्राइसिस जो था बिल्कुल ठीक दोबारा से शुरू हुआ था सितंबर 11 के बाद। तो जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग भी आ रही थी, पाकिस्तान में डॉलर्स का फ्लो भी था, पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था। जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, फौरी तौर पे आप पे वो सिमेंटन अमेंडमेंट भी आ गई, आप पे हर तरह की जो प्रेसलर अमेंडमेंट भी आ गई, हर तरह के जो अमेंडमेंट जिनसे आपको वेवर मिले हुए थे वो सारी की सारी इन्वोक हो जाती थी। तो एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वन वुड से कि जी जब आपने, चूँकि आपने इंडिया से बात शुरू की ना, इंडिया के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये देखना है कि जी वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो कि पाकिस्तान में नहीं हुआ, कंटिन्यूटी रही वहाँ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास जो एक एक्सटर्नल इंजेक्शन, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इस इकॉनमी की बात कर रहा हूँ प्योरली, कि वो जो हमारी इकॉनमी को एक एक्सटर्नल बैंडेज मिलती थी
वो इंडिया को नहीं मिलती थी, तो हमारे बैंडेज मिलती थी, उससे हम अपने बहुत से जो इश्यूज थे जो कि आज से 10-20-30 साल पहले जिनको एड्रेस हो जाना चाहिए वो था, नहीं किया हमने। वो हम उस बैंडेज की वजह से थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता था और हम उनको पसे पुश डाल देते थे। जब वो बैंडेज उतरता था, जब वो वेस्टर्न हुकूमतों को हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो तब हमें अंदाज़ा होता था कि ये तो नीचे एक पूरा वूंड है, ठीक है, जो कि नासूर बन चुका है। और फिर आप जब उसके लिए रिस्क भी रहे, हाँ, तो उस वक्त जब आप उसके लिए कोई मैयत लेते हैं तो वो बाज़ का काम करते हैं, बाज़ का काम नहीं करते। ये ज़रूर यहाँ पे कहा जा सकता है कि जी हमें जो अपने पावर परचेज एग्रीमेंट्स थे वो बड़ा सेंसिबली करने चाहिए थे। डॉलर इंडेक्सेशन उनकी नहीं रखनी चाहिए थी, उनको इतना ज़्यादा फ्रंट रोड पे नहीं रखना चाहिए था, कैपेसिटी पेमेंट पे कुछ सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। और शायद जब कभी कोई ट्रुथ रिकॉन्सिलिएशन कमीशन पाकिस्तान में, इकनॉमिक ट्रुथ रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बने, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता लगे कि जी उनमें कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन उस वक्त की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो हर घंटे के बाद जब 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही थी तो ज़ाहिर आपको उस वक्त वो करना पड़ा, बाय हुक एंड क्रुक बिजली चाहिए थी। तो वो बिजली मिल गई, लेकिन अब वो बिजली जो है वो महंगी मिली। लेकिन फ़ायदा उठाने वाले लोगों का तो सबको पता है कि वो जब 6.5 सेंट पर किलोवाट आवर 94 में थी, तो उसमें से किस किस को 1-1 सेंट जाता रहा। आपको वो तो लोगों को नॉम पता है, बट हम कर नहीं सकते। अच्छा, फिर अगर ये आपकी बात मान ली जाए और दुरुस्त भी लगती है, तो फिर तो अगर इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है इसकी तो फिर परफॉर्मेंस बड़ी रियल हुई, क्योंकि अब तो हम रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस में। मिलिट्री जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर हम पिछली 3 हुकूमतों का मुआवजा करें नॉन पोलिटिकल होके, तो पीपल्स पार्टी को जो फ्लड था 2018 वाला, 2010 वाला जो फ्लड था, तो पीपल्स पार्टी का अगर आप पूरे 5 साल की परफॉर्मेंस इक्तिसादी तौर पे देखें, मैं इस वक्त कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, ठीक कह रहे हैं, तो वो जो 2010 वाला फ्लड था उसने आपकी जो पिछली थोड़ी बहुत जितनी भी इकोनॉमिक फाउंडेशन बनी थी उसको हिला के रख दिया था, पानी फेर दिया, जो कि पानी फेर दिया लिटरली भी और प्रैक्टिकली भी। दुनिया का, मैं दुनिया का हिस्ट्री में सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर तूफान नू से भी बड़ा था वो, तो आचे के सुनामी से भी बड़ा था वो। तो वो आ गया। तो जाहिर है जब हम नंबर्स को, टेबल्स को देखेंगे तो वहाँ पे वो टेबल ये आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि जी 2010 में अगर जीडीपी जो थी वो इतनी डिप हुई या उसमें बाकी फैक्टर नेगेटिव हुए तो उसकी वजह क्या थी। तो उसकी वजह फ्लड्स थी। अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट का, अगर हम पिछले 3 साल का आप एवरेज निकाल कर कहें कि जी हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो उसमें ये जो कोविड का इम्पैक्ट है, ये कोविड का इम्पैक्ट तो कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट ऐसी नहीं, कोई हुक्मरान दुनिया का ऐसा नहीं जिसने कि अपनी ज़िंदगी में पेंडेमिक को मैनेज किया हो। बिल्कुल ठीक है। इवन महातिर मोहम्मद ने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, तो उन्होंने पेंडेमिक को, इस वक्त सबसे मुअम्मर जो थे स्टेट्स पर्सन वही रह गए, आदो के आजकल हुकूमत में नहीं, लेकिन उन्होंने भी इसको मैनेज नहीं किया। तो ये एक रेयर जो इवेंट आया और उसने आके तमाम चीज़ों को आगे पीछे का टॉपसी टर्वी कर दिया। हाँ, टॉपसी टर्वी कर दिया। तो उसमें ये बनता ही नहीं कि हम कहें कि अच्छा जी इस 3 साल के अच्छा क्विकली, वो मुझे कह रहे हैं कि प्रोग्राम ख़त्म करें और टाइम हो रहा है। क्विकली मैं जो पूछने वाली चीज़ें हैं आपसे अंदर की, रेवेन्यू पे अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये जो इस दफ़ा 47 तक कहते हैं अगर पहुँचेगा, एक दफ़ा 5.6 या 6 ट्रिलियन का जो है, ये नॉमिनल नहीं, रियल टर्म में हम अगर बात करें, क्योंकि देखें 9% इन्फ्लेशन, 8-9% तो होगी शायद, 8 या 9%, और 5% अगर ये ग्रोथ कर लेते हैं तो ये तो सीधा सीधा एक, ये अगर इसके ऊपर बेस करके तो हो जाएगा आपके ख्याल में ये रेवेन्यू इतना? देखिए इस वक्त ये होगा कि अगर आपका रेवेन्यू टारगेट IMF नहीं भी कम करती, तो जब वो 6th वैल्यूएशन अपनी कर रही होगी तो नहीं, मैं ग्रोथ के लिए पूछ रहा हूँ। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ ना, कि ग्रोथ अब आपकी डिपेंड किस पे करेगी। ग्रोथ आपकी डिपेंड कर रही है इस वक्त कि आप कितनी जल्दी वैक्सीनेशन करवाते हैं, जिसके लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। NCOC बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त ठीक कह रहे हैं मैस वैक्सीनेशन पे चला हुआ है। इस वक्त लोगों की रिलक्टेंसी या रेजिस्टेंस है, जिसके लिए शायद थोड़ा सा बेहतर मैस अवेयरनेस करनी चाहिए। अदरवाइज इस वक्त हुकूमत जो है पूरे तरीके से बिल्कुल वैक्सीनेशन ड्राइव पे है। तो एक ये कि आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कितनी सक्सेसफुल होती है। दूसरा ये कि ऑलरेडी हमें कोई 5 से 10 केसेस जो हैं
ट्रिपल म्यूटेंट जिसने इंडिया में तबाही फेरी है मिले, वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं अल्लाह करे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा गलत हो, लेकिन अगर हमने अपने जो सेफ गार्ड्स हैं उनको लो कर दिया और ये सोचा कि हमने कोरोना पे फतह पा ली, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये फरवरी मार्च में इंडिया ने भी सोची थी, और फिर हमने देखा कि महीने डेढ़ महीने के वक्फे के बाद वहाँ पे क्या क़यामत सुगरा आई। कल तो वो खोलने लगे हैं तो ये चीज़ें जो है हमें नहीं, वो इसीलिए अगर खोलनी है तो फिर हमें वैक्सीनेशन को साथ साथ लेके चलना होगा। अगर अब हम वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं और चीज़ें खोलते हैं तो खुदा न खास्ता अगर ये वेरिएंट जो है हमारे यहाँ बेकाबू हुआ तो फिर नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर खुदा के शुक्र फजल से हम और अपने समाजी रवैये जो हैं थोड़े से मोहतात रख लिए, इस बहरान से अगर हम बच जाते हैं तो फिर अगले साल की ग्रोथ और उससे अगले साल की ग्रोथ हासिल करना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी जीडीपी भी रीबेस होने वाली है। पिछले एक साल में जितनी फ्लोरिश हुई है ऑनलाइन बिजनेसेस और ऑनलाइन डिलीवरीज और ऑनलाइन एजुकेशन, ये चीज़ें तो जीडीपी की उसमें कैलकुलेशन में जो पुराना मेथड है उसमें कहीं पे आती नहीं है सर्विसेज की ये कैटेगरी। इसी तरीके से आपके पास जो नई सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ आके यहाँ पे काम कर रही हैं, अभी और भी आ रही है, तो आपके पास तो ये इन चीज़ों के नंबर जो हैं उसमें कहीं पे कैलकुलेट ही नहीं होते हैं। तो जो ही आप अपनी जीडीपी रीबेस करेंगे, एक तो जीडीपी का हुजम बढ़ेगा, इसमें ग्रोथ नज़र आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो मज़ीद कम हो जाएगी जब आप जीडीपी बढ़ाएंगे। तो ज़ाहिर है टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो मज़ीद कम होकर नज़र आएगी। तो उस पर हमें फोकस करना उन चीज़ों पर। मैं सिर्फ आखिर पे लास्ट मैं सिर्फ इस पे सोच रहा था कि 9 अगर इन्फ्लेशन है 5 ग्रोथ होती है तो रियलाइजेबल तो लगता है ये। हाँ, अगर सिर्फ इन दोनों को इकट्ठा करें 14% आप कर लें तो हाँ ग्रोथ हो जाती है। 300-400 अरब का शायद डिफरेंस आएगा। वो आई होप कि इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी की वेव है उसमें आगे निकल जाएंगे। इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं। बॉटम लाइन जो मैं समझा हूँ, अगर नहीं तो गैस से हम ये कहते हैं कि स्टिल ही कैन इंटरप्ट एंड करेक्ट मी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो उसको बैल को सींगों से मतलब बुल पकड़ा है और अप फ्रंट मुश्किलात को लिया है, और अब आगे इम्कान है कि और परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और ये जो नंबर्स हैं इसको आप किसी भी तरह डायसेक्ट कर लें, 3.9 को पिछले 3 साल पे आप कर लें 1 पॉइंट, तो तब भी वो जो बेस इफ़ेक्ट है। तो इससे मैं ये समझाऊँ कि आगे हालात अब बेहतर हैं और आने वाले 2 साल जो हैं वो खुशखबरी के। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।